20 नवंबर 1979 सुबह के 5 बजे रोजाना की तरह मक्का के इमाम नमाज पढ़ने के लिए तैयारी शुरू कर रहे होते हैं कि तभी वहां मौजूद बड़े बड़े कंबल ओढ़े हुए आदमियों का झुंड खड़ा हो जाता है। उसी झुंड में से एक आदमी बड़ी सी बंदूक निकाल इमाम की गर्दन पे लगा देता है। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही ये सारे आदमी अपनी बंदूक निकालकर सभी को बंदी बनाना शुरू कर देते हैं और मक्का के गेट पूरी तरह से सील कर देते हैं। आज मक्का में लाखों की संख्या में लोग आए हुए थे। अचानक वहां हफड़ा तफड़ी मच जाती है और इसी बीच ये बंदूकों वाले आदमी फायरिंग खोल देते हैं और इतनी पवित्र जगह पर लोगों की लाशें बिछा देते हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि मक्का में गोली चलाने वाले ये लोग और कोई नहीं बल्कि खुद सऊदी अरेबियन मुस्लिम्स थे। अब सवाल खड़ा होता है, आखिरकार सऊदी के लोगों ने अपनी सबसे पवित्र धार्मिक स्थल पर क्यों खून की नदियां बहा दी? क्या वजह थी कि इन लोगों को मक्का पर कब्जा करना पड़ा? और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ऐसी सिचुएशन में कैसे सऊदी सरकार ने खुद को बाहर निकाला? दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इसके अलावा वीडियो के एंड में मैं आपको मक्का के सीज करने की घटना का एक ऐसा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा जिसके तार सीधा ओसामा बिन लादेन से जुड़ते हैं। उन्नीस की सऊदी अरेबिया में ऑयल की डिस्कवरी होती है और इसी कारण बड़ी बड़ी कंपनीज सऊदी अरेबिया में इन्वेस्ट करने लगी और दुनिया भर के रईस लोगों का सऊदी लोगों से मेल जोल बढ़ने लगा। अब सिंपल सी जिंदगी जीने वाले सऊदी लोगों की लाइफस्टाइल पूरी तरह से ऐशो आराम की हो जाती है, स्पेशली अमीरों की। इसके साथ सऊदी अरब के रिलेशन वेस्टर्न कंट्रीज और खासकर अमेरिका से भी सुधरने लगे। इसका नतीजा ये हुआ कि सऊदी अरब के लोग वेस्टर्न कंट्रीज में पढ़ने और घूमने जाने लगे। अब सऊदी अरब के रईस लोग धीरे धीरे मॉडर्नाइज होने लगे और उन पर वेस्टर्न कंट्रीज के लाइफस्टाइल का भूत चढ़ने लगा। वो लोग भी उनकी तरह ही जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। इससे सऊदी सोसाइटी में काफी ड्रामेटिक चेंजेस आए, जैसे कि सिनेमा घर खुलने लगे, औरतें वेस्टर्न क्लोथ्स पहनने लगी और साथ ही साथ नाच गाना भी आम हो गया। लेकिन सऊदी अरेबिया में कोई था जिससे ये लिबरल चेहरा बिल्कुल हजम नहीं हुआ और उस ग्रुप को हम कहते हैं क्लर्गी ग्रुप, यानी सऊदी अरब में मौजूद धार्मिक ग्रुप। दोस्तों, क्लर्गी ग्रुप काफी पावरफुल लोगों को कहा जाता है जो कंजर्वेटिव विचारधारा में विश्वास रखते हैं। इस ग्रुप के लोग धीरे धीरे सऊदी अरेबिया के रईस लोगों के खिलाफ एक आक्रोश की भावना रखने लगे, खास करके रॉयल फैमिली के खिलाफ, जो दिन ब दिन मॉडर्नाइज हो रही थी और सऊदी अरेबिया में वेस्टर्न वैल्यूज लेके आ रही थी। बात हाथ से तब निकल गई जब 1979 में ईरान में खोमेनी नाम के बंदे ने ईरान की मॉडर्नाइज हो रही रॉयल फैमिली का तख्ता पलट कर दिया और कट्टरपंथी विचारधारा को ईरान में लागू करने के आने के बाद मानो पूरे मिडिल ईस्ट में, जैसे कि सीरिया, लीबिया, इराक और फाइनली सऊदी अरेबिया में भी रेडिकलिज्म और तख्ता पलट करने की लहर शुरू हो गई। ईरान में खोमेनी की कट्टरपंथी विचारधारा के आने से क्लर्गी ग्रुप में भी एक नया जोश भर गया। क्लर्गी ग्रुप के मन में जो पहले से आक्रोश की चिंगारी जन्म ले चुकी थी, वो सऊदी किंग पे आग बनकर बरसने लगी। इस आग की कमान संभाली क्लर्गी ग्रुप के रेडिकल मेंबर ने, जो सऊदी किंग को उसकी कुर्सी से उतारने का दम रखता था और इसका नाम था जुहेमन अल ओत्याबी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आइए शॉर्ट में जान लेते हैं कि आखिर जुहेमन इतना पावरफुल बना कैसे और क्यों इसने सऊदी किंग को उसकी कुर्सी से उतारना ही अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य बना लिया। अगर मैं आपको बताऊं तो जुहेमन बचपन से ही कंजर्वेटिव फैमिली में पला बड़ा होने के कारण ये मानने लगा कि सिर्फ शरिया लॉ ही होना चाहिए, इसके अलावा सब गलत है। अपनी इस विचारधारा को लागू करवाने के लिए वो सऊदी बादशाह के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से 1978 में जुहेमन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन 1979 में सऊदी गवर्नमेंट उसे आजाद कर देती है, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट को लगा कि वो उनके लिए कोई बड़ा खतरा नहीं है। असलियत में जुहेमन की कट्टर विचारधारा समय के साथ और मजबूत होती गई और अपनी इस विचारधारा के नशे में जुहेमन इतना पागल हो गया कि अब वो कुछ भी कर वेस्टर्न वैल्यूज को सऊदी अरेबिया में खत्म करना चाहता था और उसने फैसला किया कि यह तभी पॉसिबल हो सकता है जब सऊदी किंग की
बादशाहत छीनी जाएगी। लेकिन ये काम आसान नहीं था, वो भी तब जब सऊदी अरेबिया में बगावत करने पर खुलेआम लोगों को डेथ पेनल्टी दे दी जाती थी। यहीं से उसने फैसला किया कि सऊदी किंग के तख्ता पलट के लिए सबसे पहले वो मक्का पे कब्जा करके प्योर मुस्लिम वर्ल्ड में पहचान बनाएगा। लेकिन सिर्फ मक्का पे कब्जा करने से वो पब्लिक सिंपैथी गेन नहीं कर पाता, बल्कि एक विलन लगता। इस समस्या का सॉल्यूशन ढूंढते ढूंढते वो एक आदमी से मिला जिसका नाम था कहतानी, और वो सऊदी किंग का जुहैमन से भी बड़ा विरोधी था। बस फिर क्या, दोनों ने हाथ मिला लिया और एक स्टोरी बनाई जिसके हिसाब से कहतानी एक महदी है जो शरिया लॉ लागू करवा के सऊदी अरेबिया में पाप मिटाएगा। दरअसल इस्लामिक बिलीफ के अनुसार यहाँ महदी का मतलब है कि जब दुनिया में करप्शन, वायलेंस और अशांति फैल जाती है तो मेहदी आकर दुनिया को इन सब बुराइयों से मुक्त करके शांति व्यवस्था लागू करेंगे और शरिया लॉ को इम्प्लीमेंट करेंगे। कहतानी को मेहदी बनाकर दुनिया के सामने पेश करने से जुहैमन खुद को और अपने साथियों को सच्चाई की मूर्ति दिखा सकता था और फिर लोग उन्हें टेररिस्ट नहीं समझते। फिर यहीं से शुरू होता है सीज ऑफ मक्का। 20 नवंबर 1979 को जुहैमन अपने ही जैसे रेडिकल साथियों के साथ मक्का पर कब्जा कर लेता है और उस वक्त सऊदी बादशाह खालिद बिन अब्दुल अजीज के दिलो दिमाग में दूर दूर तक ख्याल भी नहीं था कि कोई मक्का पर भी कब्जा कर सकता है, क्योंकि ये मुसलमानों का सबसे पवित्र स्थान है जहां पेड़ों को भी काटा नहीं जाता और आज यहां बंदूक लेकर लोग घुस गए हैं। अब मक्का में कब्जा करने के बाद और इमाम की गर्दन पर बंदूक लगाने के बाद जुहैमन कहतानी की तरफ इशारा करते हुए डिक्लेयर करता है कि ये प्रोफेट मोहम्मद का भेजा हुआ मेहदी है जो दुनिया में पाप खत्म करके शांति फैलाने आया है। यहाँ पाप से जुहैमन का मतलब था वेस्टर्न वैल्यूज और मॉडर्नाइजेशन। इसके बाद जुहैमन ने पास खड़े कहतानी का हाथ चूमकर बैत किया और उसके साथियों ने भी कहतानी के हाथ पर बैत किया। दरअसल दोस्तों, इस्लाम में बैत सिस्टम होता है जिसमें अगर किसी शख्स ने एक आदमी के हाथ पर बैत किया तो उस शख्स को उस आदमी की हर आज्ञा को मानना कंपलसरी है। बैत करने के बाद जुहैमन तुरंत अपने साथियों को मस्जिद का कोना कोना घेरने का कह देता है और मक्का के सारे दरवाजे सील करवा देता है। इसके बाद जुहैमन के आदमी मक्का की टेलीफोन लाइन कट कर रहे होते हैं कि अचानक एक आदमी वहां से चुपके से भाग जाता है और मक्का पे कब्जा हो गया है ये बात फैलाना शुरू कर देता है। मक्का पर कब्जा की बात सुन किंग खालिद को अपने पैरों तले जमीन खिसकती महसूस हुई और वो तुरंत समझ गए अगर जल्दी से जल्दी मक्का को नहीं आजाद करवाया गया तो मेरी कुर्सी तो छिन जाएगी और उसका कारण होगा ये जुहैमन। इसलिए यहीं से शुरू होता है जुहैमन को खत्म करने का ऑपरेशन। इसके लिए सऊदी गवर्नमेंट ने सबसे पहले मीडिया को इस घटना को कवर ना करने का आदेश दिया, क्योंकि जितने लोगों तक ये बात पहुंचती उतनी ही किंग खालिद की इज्जत हवा में उड़ती कि मुस्लिम राजा होकर भी वो सबसे पवित्र जगह मक्का को सुरक्षित नहीं रख पाया तो देश क्या चलाएगा। इस समस्या से निपटने के बाद किंग खालिद के लिए समस्या अभी खत्म नहीं हुई थी। एक तो सऊदी पुलिस आतंकवादियों से लड़ने के लिए एक्सपीरियंस नहीं थी और वो किसी दूसरे देश की फोर्स को भी मक्का के अंदर नहीं भेज सकती थी, क्योंकि मक्का में नॉन मुस्लिम्स का जाना बैन है। साथ ही साथ मक्का में लड़ाई झगड़ा या खून खराबा करने की भी इजाजत नहीं है। इन समस्याओं के कारण किंग खालिद को लगने लगा था कि अब उनका तख्ता पलट होने से कोई नहीं बचा सकता कि तभी किंग खालिद के सलाहकार ने उन्हें इस समस्या से निपटने का एक बड़ा अनोखा सुझाव दिया। होता क्या है कि किसी भी मस्जिद से जुड़े फैसले को मंजूरी मौलाना देते हैं, इसलिए सऊदी हुकूमत ने उस वक्त सऊदी अरब के सबसे बड़े मौलाना, जिनका नाम अब्दुल अजीज इब्न बाज था, उसने मस्जिद के अंदर फौजी कार्रवाई की इजाजत मांगी। उन्होंने इजाजत दे दी। अब इजाजत मिलने से फौजी अंदर भी घुस सकते थे और इससे पब्लिक सेंटीमेंट्स भी हर्ट नहीं होते, क्योंकि मौलाना की मंजूरी मिलने के बाद फौजियों को मक्का में भेजना एंटी इस्लाम नहीं था। फौजी कार्रवाई की इजाजत मिलने के बाद सऊदी फोर्स ने फ्रेंच मिलिट्री एक्सपर्ट से मदद ली। ये पूरी दुनिया ने विटनेस किया और इसे दुनिया ने अपने इतिहास की किताबों में दर्ज किया जब हिस्ट्री में पहली बार मक्का में नॉन मुस्लिम्स ने एंट्री की। फ्रेंच सोल्जर्स की मदद से आतंकवादियों पर धावा बोला गया और लगभग 2 हफ्ते तक आतंकवादियों से लोहा लेने के बाद, हैवी कैजुअलिटीज के बाद फाइनली 4 दिसंबर 1979 को मस्जिद आतंकवादियों के हाथ से आजाद करवाया गया। लेकिन दोस्तों, इस घटना के बाद सऊदी अरेबिया की सोसाइटी में बहुत मेजर चेंजेस हुए। चलो उनके बारे में जानते हैं। इस घटना के बाद सऊदी किंग ने सऊदी अरब में
बहुत सारा सोशल और रिलीजियस डेवलपमेंट किया, क्योंकि वो समझ गए थे कि वेस्टर्न वैल्यूज को लोगों के ऊपर थोपने से फिर कोई सरफिरा आतंकवादी तैयार हो जाएगा और उनके लिए सिरदर्द बन उभरेगा। इसलिए किंग खालिद ने सऊदी अरब में रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म्स चलाए, जिसके नतीजे के रूप में सऊदी अरब में शरिया लॉ सख्ती से लागू किया गया। इस्लाम स्ट्रिक्टली फॉलो करने पर जोर दिया जाने लगा। शरिया लॉ की अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन के लिए रिलीजियस पुलिस की स्थापना की गई, जो लोगों को शरिया लॉ फॉलो ना करने पर सजा तक दे सकती थी। ये सब करके सऊदी किंग अपने लोगों को भरोसा दिला रहे थे कि वो देश को शरिया लॉ के हिसाब से ही चलाना चाहते हैं, और ऐसा करने से लोगों का उन पर भरोसा लगातार बना रहेगा। इस तरह वो सऊदी अरब जो धीरे धीरे मॉडर्नाइज होने की सीढ़ियां चढ़ रहा था, वो इस घटना के बाद फिर एक कंजर्वेटिव रिलीजियस कंट्री बन गया। हालांकि आज की डेट में मोहम्मद बिन सलमान के आने से सऊदी अरब एक बार फिर लिबरल आइडियोलॉजी के साथ आतंकवादियों से खाली करने के बाद ये किस्सा यहाँ खत्म नहीं हुआ, बल्कि इसने हमारे इतिहास के सबसे दर्दनाक टेररिस्ट अटैक 9/11 को जन्म दिया। वो कैसे? तो दरअसल सीज ऑफ मक्का के दौरान ओसामा बिन लादेन कॉलेज में था, और ये इंसिडेंट उसने बड़े इंटरेस्ट से फॉलो किया, और वो जोहेमन से इतना इंस्पायर्ड हुआ कि कैसे एक आम इंसान ने पूरी रॉयल फैमिली ऑफ साउथ की नाक में दम कर दिया। लादेन उसका हौसला देखकर दंग रह गया। यहीं से उसके मन में भी रेडिकल भाव पनपने लगे, और उसे लगने लगा आतंकवाद ही अपनी बात कहने का तरीका है, और वहीं से उसकी रेडिकल जर्नी शुरू हो जाती है। दोस्तों, अगर ओसामा बिन लादेन की भी पूरी कहानी एकदम सिनेमैटिक तरीके से आप जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताना, हम नेक्स्ट वीडियो में उसे जरूर कवर करेंगे। बाकी प्लीज अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। जय हिंद।